हेलो एंड वेलकम टू फैम हेल्थ लाइव। हम हाजिर होते हैं आपके साथ एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे सेशंस लेके जो स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किए गए हैं और आपके सवालों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज फैम हेल्थ लाइव पर हम बहुत करंट विषय को लेकर आए हैं, कोविड और न्यूरोलॉजिकल स्थिति। इसका क्या रिश्ता है और इससे बॉडी पे क्या असर पड़ता है। इस विषय से जुड़ी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, जो है चेयरमैन न्यूरो साइंसेज एंड डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज एट विमहेंस नयती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चेयरमैन न्यूरो साइंसेज पीएसआर के रह चुके हैं। न्यूरो कोविड क्या है और इससे हमारे बॉडी पे क्या क्या असर पड़ता है। डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, इतने महीनों से हम लोग कोविड की बातें कर रहे हैं, अनेक स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स हमारे पास आए हैं, डॉक्टर्स। कोविड के बारे में उसकी बेसिक क्या पोटेंशियल है, क्या करता है बॉडी में, उसके बारे में थोड़ा सा आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड या कोविड-19 ये एक वायरस है और वायरस एक कीटाणु होता है जो नेचर में पाया जाता है। बहुत से वायरस जो हैं वो आपको हार्म करते हैं, बहुत से वायरस आपको हार्म नहीं करते ह्यूमन बीइंग को। ये उनमें से है जो कि ह्यूमन बीइंग को हार्म करता है। और जब ये शरीर में घुसता है, नॉर्मली ये रेस्पिरेटरी रूट से एंटर करता है बॉडी में, लेकिन ये ओरल रूट से भी एंटर कर सकता है। तो जब ये शरीर के भीतर प्रवेश करता है, उसके बाद से जाकर के ये जब खून में पहुंचता है, ब्लड के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये बहुत फास्ट ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है। ये अपनी प्रजनन जिसको कहते हैं, अपने को रिप्रोड्यूस करता है और इसके नंबर में, संख्या में जब वृद्धि होती है तो इनिशियल फ्यू डेज, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उस समय आदमी को कुछ पता नहीं चलता कि उसके बॉडी में ऑलरेडी वायरस घुस चुका है और तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है। जब एक वायरल लोड क्रिएट हो जाता है बॉडी में, तो उस वायरल लोड के क्रिएट होने पे तब जाकर के ये वायरस बॉडी को और बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको, तो इसमें मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब इसको डैमेज करने के इसके पास कई उपाय हैं जिनसे ये डैमेज करता है। एक तो ये शरीर के भीतर बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं से लड़ने के लिए सोल्जर्स हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, साइटोकाइन्स केमिकल्स हैं जो कि कीटाणुओं से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। और जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्हीं की मात्रा शरीर में बढ़ती है और जाकर के वो कीटाणु को किल करता है, मारता है। और साथ ही यही साइटोकाइंस और यही डब्ल्यूबीसी जो है वो फीवर भी, जो बॉडी को कभी भी इन्फेक्शन के साथ फीवर आता है वो भी इसी की वजह से आता है, साइटोकाइन रिलीज की वजह से। अब ये साइटोकाइन केमिकल इसेंशियल पार्ट है किसी भी कीटाणु को मारने का। डब्ल्यूबीसी जो हमारे हैं, व्हाइट ब्लड सेल, जिनको कोशिकाएं हैं, सफेद कोशिकाएं हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं साइटोकाइंस और साइटोकाइंस फिर जाकर के वायरस को मारते हैं। अब जब ये वायरस का लोड बढ़ता है बॉडी में तो इम्यून सिस्टम हमारा समझ जाता है कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन वायरस आ गया है और इसको अब हमें खत्म करना है, और इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है। ट्रिगर्ड होकर के वो काफी बड़ी मात्रा में साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन रिलीज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि वायरस मरना चाहिए, इस वायरस के पास अपने को साइटोकाइन से बचाने की तरकीब है, जिसकी वजह से साइटोकाइन इस पे काम नहीं करता। और जब साइटोकाइन काम नहीं करता तो और क्या होता है, शरीर बोलता है अच्छा इतने साइटोकाइन से काम नहीं चला, थोड़ा और साइटोकाइन बना लेता है। ये जो बहुत ज्यादा साइटोकाइन, थोड़ा सा साइटोकाइन आपके बॉडी में थोड़ा सा फीवर पैदा करता है, लेकिन जो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, एक तूफान आ जाता है शरीर के अंदर साइटोकाइन का, और ये जाकर के शरीर के भीतर जितने अंग हैं, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, इन सब को इन्फ्लेम्ड करता है, इन सब में सूजन पैदा कर देता है। और तो इसको हम मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन कहते हैं।
तो ये जो एक इसकी प्रॉपर्टी है टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम साइटोकाइन, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट कॉजेज दिस साइटोकाइन स्टॉर्म। जो दूसरी चीज ये करता है वो ये कि इन बॉडी के भीतर क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ा देता है। खून हमारे धमनियों में घूम रहा है, हमारी आर्टरीज में जा रहा है। ये जो खून का प्रवाह हो रहा है ये लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि खून जो है आर्टरी के भीतर जम नहीं रहा है, क्लॉट नहीं बन रहा है, लगातार फ्लूइड। खून का नेचर है कि जैसे ही खून कहीं रुकता है तुरंत वहां पे जम जाता है वो। लेकिन ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो आरबीसी, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनको आपस में चिपकने नहीं देते। जब ये शरीर के अंदर वायरल लोड कोविड का बढ़ जाता है तो वो खून की जो कोशिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, वो एक दूसरे से, और प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट और आरबीसीज ये एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। इस चिपकन की वजह से जो चिपचिपाहट बढ़ जाती है इनके बीच में, उसकी वजह से क्लॉट्स बनने लगते हैं। और ये क्लॉट जिस ऑर्गन में बनेंगे उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे। अगर वो ब्रेन में बनेंगे तो आदमी को पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाएगा। अगर वो लंग्स में बनेंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। अगर वो हार्ट में बनेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि ये वायरस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तीसरा तरीका इसका क्या है? तीसरा तरीका है कि ये ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करता है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, एक तरफ तो साइटोकाइन बना रहा है जो कि इन्फ्लेमेशन कर रहा है, दूसरा ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो बॉडी के खुद के ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। एंटीबॉडीज नॉर्मली होनी इसलिए नेचर ने दिए हमें कि फॉरेन प्रोटेक्टिव है, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरसेस को अटैक करे। यहां ये एंटीबॉडी आपके नर्व के अगेंस्ट में बना देगा, आपके इंटेस्टिनल सेल्स के अगेंस्ट में बना देगा, आपके ब्रेन सेल्स में अगेंस्ट में बना देगा, और इसकी वजह से ये एंटीबॉडीज आप ही के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। या नॉट जस्ट नर्वस सिस्टम, एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट कुड बी लंग्स, इट कुड बी हार्ट, इट कुड बी इंटेस्टाइन, एनी ऑफ द ऑर्गन्स। सो ये 3 तरीके हैं जिससे कि कोविड डायरेक्टली बॉडी को डैमेज कर सकता है। और ये बहुत कम वायरसेस हैं नेचर में जिनको ये तीनों प्रॉपर्टी मिली हुई है। इसी के वजह से ये बहुत ज्यादा लीथल है। और लीथल होने के अलावा ये नेचुरल इम्यूनिटी जो ह्यूमन बीइंग की है उससे अपने को बचाने के लिए, जैसे आदमी कहता है ना 5th जनरेशन फाइटर्स के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इसके पास स्टेल्थ है। ये जो हमारे सोल्जर्स हैं उससे अपने को बचा लेता है, तो इसको मारना बड़ा मुश्किल है ये पास। इसीलिए ये इतना बड़ा किलर है और इतनी बड़ी समस्या इस वायरस की वजह से हो रही है। डॉक्टर दीदी, आपने इतने अच्छे से समझाया कि वंस कोविड एंटर करता है हमारी बॉडी में तो एग्जैक्टली कहाँ क्या क्या परेशानियां छोड़ के जाता है। मैं लूजली अगर उसको परेशानियां बोलूं, बिकॉज इट्स मोर सिवियर देन दैट। अगर अब हम बात करें, हम शुरू से अगर कोविड में देख रहे हैं, सबसे पहले सब पता चल गया था कि रेस्पिरेटरी इलनेस है, सबसे पहले वहां पे ट्रिगर होता है। बट ओवर टाइम वी हैव रियलाइज कि आसपास भी, और जैसे आपने समझाया अच्छे से कि बिकॉज उसका असर जो है अलग अलग बॉडी के हिस्सों पे हो सकता है, काफी और नए नए रिसर्च से पता चल रहा है कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं कोविड के साथ में। तो इस सब्जेक्ट पे शुरुआत में यूके में बहुत बड़ी स्टडी हुई थी और हमने एक वेबिनार भी किया था कुछ महीनों पहले, जहां बताया गया था कि काफी पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एज वेल एज ऑफ कोर्स द फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो देख रहे हैं लोग, सारे के सारे सिम्टम्स एग्ज्यूट कर रहे हैं। तो इसके बारे में इंडिया में अभी बताइए क्या चल रहा है, इसका एग्जैक्टली न्यूरो कोविड क्या होता है, इसका कैसे अफेक्ट हो रहा है न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे? न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कोविड में काफी फ्रीक्वेंट है, और मैं कहूँ अगर न्यूरोलॉजिकल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज साइकेट्रिक, बिहेवियरल, दोनों प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम देखते हैं, जब जैसा कि मैंने बता रहा था, अब मैंने आपको 3 मैकेनिज्म बताए थे कि किस तरह से हार्म, अब हर एक मैकेनिज्म क्या क्या कर सकता है ये मैं बताता हूँ। जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, जो मैंने कहा स्वेलिंग पैदा करता है, वो जिस तरह से
बॉडी के सारे अंगों की स्वेलिंग कर सकता है, वैसे ही ब्रेन की भी स्वेलिंग कर सकता है। जैसे ही ब्रेन में सूजन आती है, वहां इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स साइटोकाइन की वजह से वहां पे पैदा होता है, उसकी वजह से ब्रेन ठीक से काम करना बंद कर देता है। ठीक से काम करना बंद करने का मतलब पेशेंट सडनली कंफ्यूज्ड हो जाएगा, पेशेंट की मेमोरी लैप्स होने लगेंगे। बहुत से एल्डरली आते हैं कोविड में जिनको मेमोरी लैप्सेस हैं, बात करते करते भूल रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पहचाना, फिर लाइक ए फ्लिकर ऑफ लैम्प, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि ट्यूबलाइट जल गई और फिर ट्यूबलाइट बुझ गई। कुछ लोग फ्रैंक साइकोसिस में आते हैं। फ्रैंक साइकोसिस का मतलब बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेवियर, पहचान ही नहीं रहे हैं, लगता है कि कोई डिमेंशिया हो गया है इंसान को। कुछ लोग एंसेफ्लाइटिस में आते हैं, यानी कि वो इतना सूजन पैदा हो गई है ब्रेन में कि वो या तो मूर्छित है या अर्धमूर्छा में, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स। The patient can be in a confused state, the patient can be in coma, the patient can have abnormal behavior, the patient can have memory lapses. अब इसके डिटेल में मैं मेडिकली आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आज के एनवायरनमेंट में अगर ये सिम्टम्स किसी इंसान में सडनली अपीयर करते हैं, इट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, कुड बी कोविड ऑल्सो। सडनली एबनॉर्मल बिहेव करना, मेमोरी लॉस होना, ड्राउजीनेस शुरू हो जाना, बैठे बैठे आदमी, इट कुड बी अदर डिसऑर्डर्स एज वेल, बट यस, कोविड हैज टू बी केप्ट इन माइंड। जो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि इट फॉर्म्स क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। नाउ दीज क्लॉट्स व्हेन दे गेट फॉर्म्ड इनसाइड द आर्टरीज ऑफ द ब्रेन, they can give rise to stroke. A person can have sudden paralysis of one half of the body, sudden loss of speech, sudden loss of vision. All this can happen because of clots getting formed in different territories of the brain. The third is, जो मैंने कहा था, autoimmunity, जो आपके सोल्जर बॉडी के आप ही के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, उसमें it can affect, and actually some patients they get a devastation of their brain as well as spinal cord, and that is known as encephalomyelitis, where body's own immune system damages its brain and spinal cord, and वो काफी मैं कहता हूँ काफी म्यूटिलेटिंग इलनेस होता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो मोर और लेस बेड बाउंड हो जाता है, और फिर रिकवरी भी कितनी होगी हमें पता नहीं होता बाद में। और एक कंडीशन जो कि बड़ी यूनिक है, जिसको हम जीबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि हाथ और पैर के नर्व, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पहचान सब कुछ ठीक है, लेकिन हाथ और पैर के जो नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे आदमी का चलना फिरना और रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट हो जाती हैं कि आदमी ब्रीथ भी नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेट भी करना पड़ता है। बहुत से कोविड के पेशेंट इसलिए वेंटिलेटर पे जाते हैं क्योंकि उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बहुत कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका लंग्स उतना अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उनको जीबी सिंड्रोम हो गया है, इसलिए लंग्स, वो सांस लेने के लिए जो मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर गई हैं। ये भी एक कोविड का नॉन कॉम्प्लिकेशन है। अब ये तो 3 तरीके हैं जिससे कि कोविड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कोविड की वजह से जो आइसोलेशन होता है और जो फियर होता है, जो आदमी में भय उत्पन्न होता है और आदमी आसपास से बिल्कुल कट जाता है, ये साइकोलॉजिकली आदमी को डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक कंडीशन होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब जब आप किसी भयावह स्थिति से गुजर चुके होते हैं, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे कहीं आप किसी मकान में आग लग गई हो, या आप किसी वॉर जोन में रह के आए हो, ऐसे लोगों को एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें कि आदमी को अचानक रात को बुरे सपने आएंगे, नींद खुल जाएगी, सडनली रात को आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी जान ले रहा है, दिन भर आप इरिटेटेड रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, आपको रोना, अनएक्सप्लेन्ड रोना आता रहेगा। ये सारी चीजें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होती है। और बहुत से कोविड के पेशेंट जब इस दौर से निकल के डॉक्टर उनको नॉर्मल भी डिक्लेयर कर देता है, तो ये सारी चीजें उनको सताती रहती हैं।
एक और जो चीज है, बहुत से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो आदमी को चलने फिरने से लाचार कर देते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण है पार्किंसन डिजीज। बहुत से ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, जहां ऑलरेडी आदमी का जो माइंड है या ब्रेन है वो उसमें डिजेनरेशन शुरू हो गया है। हाँ जी। तो यहाँ पे वायरस डायरेक्टली डैमेज नहीं करता, लेकिन चूंकि इस इंफेक्शन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, ऐसे पेशेंट्स का घूमना फिरना सोशल इंटरेक्शन सब रुक गया है, इसकी वजह से इनकी डिजीज में डिक्लाइन आ जाता है। तो मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे जो 1 साल पहले काफी वेल कंट्रोल्ड थे पार्किंसन डिजीज के और अल्जाइमर्स के, 1 साल के भीतर जब वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आते हैं तो मैं देखता हूं कि इनमें दवा ववा सब चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सिग्निफिकेंट फास्ट डिक्लाइन हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिससे कि वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर द्विवेदी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इतनी लार्ज वेरिएशन है इसमें। एक तो आपने समझाया कि किस किस तरीके से अटैक करता है बॉडी पे, इसकी मैनिफेस्टेशन भी इतनी अलग तरीके की है कि कोई भी एक चीज पिन पॉइंट नहीं की जा सकती, एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती कोविड को। हमारा काम ये है कि हम लोगों को अवगत कराएं, दर्शकों को बताएं कि प्रिकॉशंस और किस स्थिति पे होने पे उनको इमीडिएट इंटरवेंशन करने की जरूरत है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करने की जरूरत है। तो ये किस टाइप के सर्कमस्टांसेस आप डिफाइन कर पाएंगे इजी टर्म्स में लोगों को, जहां पे ये लोग बिना रुकावट के, बिना सोचे डायरेक्टली जाएं, डॉक्टर से मिले, स्पेशलिस्ट से मिले, या हॉस्पिटलाइजेशन कराएं? पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर का पहला काम होता है सांत्वना देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के थ्रू भय उत्पन्न करूं, क्योंकि जिस तरह से मुझे टेलीविजन में देखने को मिलती है, चौपाटी का व्यू देख रहा हूँ, पुणे का व्यू देख रहा हूँ, भिंडी बाजार का व्यू देख रहा हूँ, ये सब ओल्ड दिल्ली का व्यू देख रहा हूँ, ये सब व्यू देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और मुझे लगता है सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से डंडा बरसाया, और जो जरूरी था, बहुत ही अत्यंत आवश्यक था, ये सालों भर तो नहीं डंडा बरस सकता। तो क्या काम करेगा? वो करेगा भय। और मुझे ये बताने में बिल्कुल संशय नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति इसलिए है कि वायरस पहले से ज्यादा संक्रमण कर रहा है, ज्यादा संक्रामक हो गया है। एक तरफ तो संक्रमण बढ़ गया है, ज्यादा सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं अब हम इसको, और साथ ही इसकी जो मारक क्षमता है, मारने की जो इसकी ताकत है, इसकी जो विरुलेंस है टू किल, दैट इज सेम और इवन मोर। इसके मैनिफेस्टेशन बढ़ गए हैं। अब बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो पेट दर्द लेके आ रहे हैं, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं, डायरिया लेके आ रहे हैं। लोगों को लगता है तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी, ये होता है कोविड है। तो जो नए स्ट्रेन्स हैं वो और ऑर्गन्स के मैनिफेस्टेशन के साथ सामने आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सडनली फीवर होता है, तो मैं बार बार कहता हूं, एक जमाना था जब लोग कहते थे कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, ये टैगलाइन होती थी। अब आज का टैगलाइन है कोई भी बुखार कोविड हो सकता है। और उसके साथ अगर पेट दर्द है तो भी कोविड हो सकता है, सिर दर्द है तो भी कोविड। जरूरी नहीं है कि जुकाम खांसी हो ही, बिना जुकाम खांसी के सिर्फ पेट दर्द और सर दर्द और बुखार के साथ भी कोविड हो सकता है। जॉइंट पेन एंड फीवर कोविड। सो कोई भी बुखार कोविड हो सकता है। पहले तो ये समझे क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे ही फीवर होता है, अगर आप अपने को कोविड मान लेते हैं, तो पहला काम ये करेंगे, आप अपने को अलग कमरे में बिठा लेंगे, जिससे कि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो बचें, और तुरंत आप अपना और परिवार के सदस्यों का आरटीपीसीआर करवाएंगे। आरटीपीसीआर में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन इज की टू स्टॉप स्प्रेड। सो अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली आइसोलेशन होगा, अर्ली आइसोलेशन होगा तो स्प्रेड नहीं होगा। तो अब मान लिया कि आप पॉजिटिव, कोई भगवान न करे हम में से कोई पॉजिटिव आ जाता है, उसको क्या करना चाहिए?
आपको कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स कहे गए हैं बार बार कि आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेके बैठे रहो, जब तक 95 ना आए तब तक मत आओ हॉस्पिटल, होम क्वारंटीन करो। ये सिर्फ पार्शियल ट्रूथ है, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। 135 करोड़ की जनता के लिए ये एक पार्शियल ट्रूथ दिया गया है, क्योंकि दिस इज डूएबल, दिस इज बेटर देन नो गाइडलाइन। लेकिन आइडियली एक पेशेंट जिसको कोविड हो गया है उसको सर्टेन ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, जैसे ESR, CRP, फेरिटिन, डी डाइमर। अगर इनकी मात्रा खून में ज्यादा है, तो अगर अभी सैचुरेशन लो नहीं भी हुआ है, तो भी पेशेंट को मेडिकल सुपरविजन में चले जाना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि जब मैं 95 में जाऊंगा तब करूंगा। दूसरा जो टेस्ट है वो सीटी चेस्ट है। सीटी चेस्ट अगर आप कराते हैं और उसमें कॉनरेड इंडेक्स है, जिससे पता चलता है कि कितना लंग्स इन्वॉल्व हुआ है, अगर वो भी हाई है तो भी पेशेंट को 95 हो सकता है। मान लिया एक एथलीट है, उस एथलीट का लंग्स ऑलरेडी काफी हेल्दी है, जो कि 10,000 मीटर का रेस दौड़ता है, उसका हो सकता है कि लंग्स काफी हेल्दी है। वो जब 95 तक पहुंचेगा तब तक उसका लंग्स काफी डैमेज हो चुका होगा। सो सैचुरेशन से लोग गाइड होते हैं, वो सही नहीं है। आपको अपने सीटी चेस्ट और बाकी ब्लड पैरामीटर से गाइड होना चाहिए। और अगर ये बढ़े हुए हैं, तो अगर अभी आपका सैचुरेशन 98 भी है, that would mean that you should be in hospital and appropriate treatment has to be started। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए। कोई भी बुखार कोरोना हो सकता है, और कोरोना अगर हो गया, आइसोलेशन के अलावा ये चीजों पे आपको इनसे गाइडेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ। अब इस कोरोना के साथ एक और चीज देखी गई है, आदमी को जब शरीर में पानी की कमी होती है तो क्या होता है, प्यास लगती है। आदमी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, आदमी हांफने लगता है। कोविड के साथ एक प्रॉब्लम ये है, ये अगेन देयर इज अ डिसेप्शन, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है किल करने की। डिप होने के बाद भी सैचुरेशन, आदमी को उतनी हफन नहीं होती, उतनी डिस्निया और ब्रेथलेसनेस नहीं होता है। तो वो भी एक कैमोफ्लेज है। A person is having drop in oxygen, but he is not as breathless as he should be, and that keeps him in dark, and decisions are delayed. So blood test and CT would be the ideal guiding. अब ये चीज पूरे रूरल एरियाज में, पूरे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सैचुरेशन इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। एक चीज और कहूंगा मैं, जब इस प्रकार से आपको परेशानी हो, पॉजिटिव आप आ गए और आप ऐसी जगह पे हैं जो कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, ना सीटी करा सकते हैं ना कुछ। वैसे आजकल ब्लड टेस्ट, ESR, CRP, ये दोनों चीजें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हो जाती हैं। लेकिन मान लिया कि आप कुछ नहीं कराते हैं, तो कम से कम सैचुरेशन से सिर्फ मत जाइए, आप चल के देखिए कि कितना आप चल सकते हैं व्हेन द डिस्कम्फर्ट स्टार्ट्स। अगर आदमी मान लिया कि 200 कदम चलने के बाद, कमरे में ही 200 कदम चल के देखा, 200 कदम के बाद वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो जैसे ही नेक्स्ट डे उसने वॉक करके देखा कि अरे मैं तो 150 कदम में ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूं, मतलब कि अब जाने का टाइम हॉस्पिटल आ गया, सैचुरेशन चाहे कुछ भी हो रहा है। यू वॉक एंड सी हाउ मच कैन यू वॉक कंफर्टेबली, एंड इफ यू मॉनिटर दैट, द मोमेंट यू फाइंड दैट देयर योर एबिलिटी टू वॉक that many steps which you walked at the baseline is reducing, आप कम चल पा रहे हैं और जल्दी हाँफ रहे हैं, वो टाइम है, मतलब आपका टाइम हॉस्पिटल जाने का इस समय हो गया, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये मैं क्रूड, दिस इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड बट अ वेरी क्रूड मेथड इन दोज प्लेसेस जहां पे की फैसिलिटी पूरी नहीं है। लेकिन ESR, CRP अगर कुछ नहीं मिलता है, CT नहीं मिलता, ESR और CRP आज की डेट में रूरल एरियाज तक में अवेलेबल है, ये दोनों करा के देख लेना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर द्विवेदी, आप कह रहे हैं बेसिकली कि इन द एब्सेंस ऑफ हैविंग एनी सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक जो भी एक कॉमन चीज है इस बीमारी में, तो आप
के दिए गए ये जो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनसे भी जांचा जा सकता है कि इंटरवेंशन तो जाके सीख करिए कम से कम, हाँ, एटलीस्ट सीख करें। यू शुड गो एंड फाइंड हेल्प फॉर दैट इमीडिएटली। यस। जब आपने बताया कि ये जो 2-3 टेस्ट हैं वो कराने के बाद में थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन का चांस हो सकता है, सो गो एंड सीक दैट हेल्प। अगर हम स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स की बात करें, उनके क्या मार्कर्स होते हैं, उनके लिए क्या टेस्ट होने चाहिए अगर कोई इन्फ्लेमेशन सस्पेक्ट होती है या प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ कोई जा रहा है तो? देखिए, उसके लैब टेस्ट ये होते हैं कि अगर डी डायमर एक ब्लड मार्कर है, अगर डी डायमर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्लॉट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो क्लॉट ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लंग्स में होता है, कहीं भी हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो डी डायमर का बढ़ा होना मतलब कि आपको ब्लड थिनर पे डालना होगा एक डॉक्टर को। तो डी डायमर एक ब्लड टेस्ट है जिससे कि आप ये कर सकते हैं कि इसको क्लॉट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जो बाकी के ये हैं जो मैंने कहा, जीबी सिंड्रोम, एनकेफ्लोमाइलाइटिस, इन सबों के लिए जस्ट सीआरपी और ये सार अगर बहुत बड़ा हुआ, फेरिटिन बढ़ा हुआ है, फेरिटिन सीआरपी एसआर का बढ़ा होना जो है वो इस बात का ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट हो रहा है। डॉक्टर द्विवेदी, जिनके ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल हैं, एंड कॉमनली अगर मैं पार्किंसंस की बात करूं, आपने थोड़ी देर पहले बताया था पार्किंसंस के बारे में, इनको अगर कोविड हो जाता है तो रिकवरी होने के बाद में कितने दिन महीनों तक ध्यान रखना पड़ता है और क्या ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट्स को, एंड व्हाट शुड दे कीप गोइंग बैक टू कंसल्ट देयर डॉक्टर्स फॉर? अगर पेशेंट जैसे पार्किंसन डिजीज का आपने उदाहरण दिया, अगर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को कोविड हो गया तो कोविड का इलाज तो मोर और लेस सेम होगा, चाहे वो पार्किंसन का पेशेंट हो या नॉन पार्किंसन डिजीज का। लेकिन ये बात निश्चित है कि जब वो वापस घर आएंगे तो उनकी डिसेबिलिटी उतनी जो पहले जो थी उसकी अपेक्षा बढ़ी हुई होगी। अगर उसको रिकवर करना है तो बहुत अर्ली फिजियोथेरेपी शुरू करनी होगी। आप ये मत माने कि अब ये हम घर आ गए हैं, अब अपने आप धीरे 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 करके हम फिर वापस उस लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल में कोविड होने के पहले थे। अगर आप उस लेवल पे आना चाहते हैं जिस लेवल पे आप थे कोविड के पहले, तो डिस्चार्ज होने के बाद घर आकर के बहुत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। अब चक्कर क्या है फिजियोथेरेपी में, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई भी आदमी अगर घर में आ रहा है तो कोविड का कैरियर हो सकता है। लेकिन इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है एल्डरलीज का, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है पार्किंसंस पेशेंट का, कि अगर भगवान न करे कोविड हो गया तो एक तो कोविड अगर होगा भी तो हो सकता है उतना सीवियर ना हो, और बाद में ये रिस्क की फिजियोथेरेपी करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें जो है ये करना जो है वो आसान हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप फिजियोथेरेपी कर पाएंगे। लेकिन जो जो ये सारे लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, लेकिन जो क्रक्स है वो ये कि पेशेंट्स हु हैव डिसऑर्डर्स व्हिच अफेक्ट मोबिलिटी लाइक पार्किंसन डिजीज, देयर डिसेबिलिटी वर्सन्स वंस दे आर इन हॉस्पिटल, और एक बार हॉस्पिटल से जब वो वापस आते हैं तो उनको अर्ली फिजियोथेरेपी इज द की टू अगेन गो बैक टू द सेम लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी। डॉक्टर द्विवेदी, एक लास्ट सवाल ये है, आपने बताया था कि एक तो इसका रूट और इफेक्ट होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और दूसरा होता है क्लॉट्स हो जाते हैं। अब कोविड से रिकवर होने के बाद में इन्फ्लेमेशन एंड क्लॉट्स की क्या स्थिति रहती है बॉडी में, एंड इज देयर अ रूटीन चेक इवन फॉर नॉन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स जो करवानी चाहिए जस्ट टू understand the general health of the person after 3 months 4 months of having COVID? कई पेशेंट्स कोविड के आप सुनेंगे और जो हम देखते हैं वो ये कि घर गए और अचानक हफ्ते भर बाद फैमिली का फोन आता है कि सडनली द पेशेंट डाइड, सडन डेथ। उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने कहा इंफ्लेमेटरी मार्कर सीआरपी, एसआर, फेरिटिन, डी डायमर, ये जब तक बढ़े हुए हैं तब तक कभी भी डैमेज कर सकते हैं। सो यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग देम। खास करके डी डायमर जो क्लॉट फॉर्मिंग
जो मैं बता रहा था, जब तक डी डायमर नॉर्मल ना हो जाए तब तक ब्लड थिनर देते रहना है पेशेंट को घर जाने के बाद भी, अदरवाइज पेशेंट कैन ड्रॉप डेड एट होम। सीआर जो अभी मैंने मार्कर्स जिनका नाम लिया, वो सारे मार्कर्स को पेशेंट को मॉनिटर करते रहना होता है, एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाए, डॉक्टर विल डिसाइड व्हाट मेडिकेशन ही हैज टू बी गिवन, सो दैट once it becomes normal then you can feel कि हाँ हम अब उस क्रिटिकल जोन से बाहर निकल आए। अब उसके बाद से जो रिकवरी होगी वो धीरे धीरे होगी, फिजियोथेरेपी, खाना पीना ठीक से खाना, अगेन लोगों से मिलना उठना बैठना, उससे साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा फैमिली मेंबर्स के साथ रह के। दैट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बट द रिस्क ऑफ सडन डेथ इज देयर एंड दिस मे लास्ट फॉर इवन अप टू 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक रह सकता है। इसलिए आपको अपने ब्लड टेस्ट को बीच बीच में मॉनिटर करके देखना चाहिए। ओके, ग्रेट। डॉक्टर द्विवेदी, लास्ट में आपका ओपिनियन जानना था कि वैक्सीनेशन अभी भी इंडिया में मतलब शुरू हो गई है, 45 प्लस पॉपुलेशन पे भी शुरू हो गई है। व्हाट इज योर एडवाइस, एंड वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? पहली बात तो ये कि कई पेशेंट्स मेरे कॉल करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मैं वैक्सीनेशन ले लूं। आंसर टू ऑल ऑफ देम इज दैट देयर इज अ रिस्क विथ एनी वैक्सीनेशन, नॉट जस्ट कोविड वैक्सीनेशन, बट द बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन आउटवेज द रिस्क ऑफ द वैक्सीनेशन। जो फायदे हैं वैक्सीनेशन के वो उस वैक्सीनेशन के खतरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैक्सीनेशन सबको लेना है। अनलेस एंड अनटिल किसी सिचुएशन में कोई एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली सिक आदमी है, बट वो बहुत कम होंगे। ज्यादातर पेशेंट्स को रिकमेंडेशन है कि आप वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन लेने से ज्यादातर वैक्सीन, दुनिया में जितनी भी वैक्सीन हैं, कोई 60%, कोई 70, कोई 80, कोई 90, 95% सक्सेसफुल है, 100% कोई भी वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए आपको अगर आपने वैक्सीन ले भी ली तो आप ये ना मान के चले कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए। सेकेंड डोज के भी 2 से 3 हफ्ते बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपको प्रोटेक्शन देने लगता है, लेकिन कई बार वो प्रोटेक्शन पार्शियल हो सकता है। पार्शियल का मतलब आपको वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड हो सकता है उसकी तीव्रता, उसकी सीवियरिटी उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन ले लिया तो कोविड नहीं होगा। तो कोविड से बचने के जो उपाय हैं बेसिकली 2, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो आपको वैक्सीन के बाद भी करना है, लेकिन वैक्सीन आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर आप इन्फेक्ट भी हो गए तो शायद उतनी तीव्र बीमारी नहीं। डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से सारा समझाया है हमारे दर्शकों को आज। काफी हद तक मुझे भी अब इस बीमारी का बार बार सुन के जानकारी क्लियर होती जा रही है। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, उनको सबको, जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है, अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने रखें, और अगर आप कोमॉर्बिडिटी से हैं जुड़े हुए तो आप प्लीज कोशिश करें जितना हद तक कि बाहर ना निकले पब्लिक प्लेसेस में। दैट इज अनदर रिक्वेस्ट, बिकॉज हमारे देश में मात्रा बढ़ती जा रही है कोविड पेशेंट्स की। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर द्विवेदी, एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो टुडे। नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।